नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह कैंथुरा। आज हम बात करेंगे अमृत स्टेशन योजना के बारे में, जो विरासत भी है और विकास भी है। और ये माना जा रहा है कि अमृत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे में एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा गया है, आधुनिक वहां पर जिस तरीके से सुविधाएं दी जा सके उसका ख्याल रखा गया है, साथ ही संस्कृति का भी ख्याल रखा गया है। उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रधान प्रदेश के लिए ये योजना भी वरदान साबित होगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसी योजना की बारीकियों को जानने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी सीताराम सोनकर जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले सीताराम सोनकर जी आपके पास आ रहा हूँ जी। जो अमृत स्टेशन योजना जिसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौगातें दी हैं, इससे कितना बदलाव आएगा हमारे भारतीय रेलवे में? देखिए, आपने देखा होगा पहले स्टेशनों की क्या दुर्दशाएं थी। वो अब जब से मोदी जी ने संभाला है अपना, स्टेशनों की दुर्दशा देखी है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या कहते हैं 1275 स्टेशनों का पहले नवीनीकरण संकल्प लिया कि इन स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इनका मतलब था कि जैसे एयरपोर्ट पे लोगों को सुविधा मिलती हैं, ऐसी सुविधाएं यात्रियों को प्रोवाइड की जाए। कोचों की साफ सफाई अच्छी हो, स्टेशन पे साफ सुथरा हो, बैठने की अच्छी सुविधा हो। स्टेशनों पे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही ये योजना की गई है। जैसा कि आज देखा प्रधानमंत्री जी ने 103 स्टेशनों को कर दिया गया है, काफी सुधार कर दिया गया, जिनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। और क्या कहते हैं, इससे जो है यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। वैसे भी रेल से यात्री ज्यादा से ज्यादा सफर करते हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये योजना लागू की गई। बिल्कुल, यानी कि जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, यात्रियों के लिए ये योजना और जिस तरीके से बदलाव की तरफ बताया जा रहा है, कितनी कारगर होगा और कितने जो व्यवस्थाएं हैं उनमें एक सुधार भी देखने को मिलेगा और कितना बदलाव खासतौर पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए? देखिए, भारत में रेलवे जो यातायात का साधन है वो सबसे सस्ता और सुलभ रहा है। मोटर मार्ग जो है वो महंगे पड़ते हैं, उनका सुधार अच्छा हुआ है। लेकिन रेलवे के साथ दिक्कत थी बजट की। रेलवे हमेशा घाटे में रहा है। अभी भी जो हम रेलवे टिकट लेते हैं उसका गवर्नमेंट जो है खर्च का 57% ही यात्रियों से वसूल करती है। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये हो गया, जब उसके विकास की बात करेंगे तो आपको बाजार से या निजी पूंजी उसमें नहीं लग सकती, क्योंकि उसमें रिटर्न चाहिए। आप सड़क यातायात से आप जो है टोल के माध्यम से वसूली कर सकते हैं, हवाई जहाज पे आप जो है टिकटों की कीमत बढ़ा कर सकते हैं। लेकिन रेलवे का जो यात्रियों का प्रोफाइल है वो बहुत ही ऐसा जनरल है कि आप उनसे वसूली नहीं कर सकते। सरकार की बदनामी है, जनता को परेशानी है, तो और एक बहुत ही सामान्य सुलभ साधन है, तो उसका आधुनिकीकरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। मैं आपको बताऊं कि 2 वर्ष तो विशेषज्ञों की मीटिंगों पर मीटिंग हुई कि इसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए। तब आखिर में निष्कर्ष ये निकला, भाई सरकार को अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा। फिर जैसा ये सोनकर साहब ने बोला है 1275 तो उसके लिए बजट था 80,000 करोड़ रुपए। अब लेटेस्ट जो है उसे बढ़ा करके इन्होंने आपका लक्ष्य कर दिया है 1331 और बजट कर दिया है 1 लाख प्लस। तो ये सब जो है गवर्नमेंट को अपनी जेब से करना है। पहले चरण में 508 जो है वो स्टेशनों का जो है वो रीडेवलपमेंट है, निर्माण नहीं है, पुनर्निर्माण है, कायाकल्प हम। हाँ, और देखिए जो निर्माण से परिचित लोग हैं, नया निर्माण आसान होता है, पुनर्निर्माण बहुत ही पेचीदा होता है, समय साध्य होता है और खर्चीला होता है। तो वो जो है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उसमें से पहले चरण में 508 स्टेशनों का जो है वो रीडेवलपमेंट है, जिसमें 14,480 करोड़ रुपए का बजट है। उसमें से 103 ये हुए हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोस के उत्तर प्रदेश के 19 थे।
एक स्टेशन आपका जो है हमारे आपका हिमाचल प्रदेश का था, बैजनाथ पपराला। तो हमें ध्यान आता है कि इस सरकार में कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। बीच में एक रेल मंत्री बने थे, पढ़े लिखे हैं, बदेश बनते हैं, लालू यादव। उन्होंने कंसेप्ट निकाला था कि साहब मैं घाटे की रेलवे को लाभ में लाऊंगा। तो उन्होंने जो हार्ट थे वो ख़त्म कर दिए, जो मेंटेनेंस के लिए ट्रेनों का शेड्यूल होता था उसे कट कर दिया। उनका देहाती एक कहावत उन्होंने बताई थी कि साहब अगर भैंस का दूध नहीं निकालोगे तो बीमार पड़ जाएगी। तो लेकिन उससे फिर एक के बाद एक जो बाद में एक्सीडेंट हुए हैं वो आपका तब पता चला कि भाई रेलवे ने इतने सैकड़ों सालों का जो आपका शेड्यूल बनाया है वो सोच समझ कर अनुभव के आधार पर बनाया था। रेल चलाना भी जरूरी है, उसकी मेंटेनेंस भी आपको बहुत जरूरी है। तो अब मोदी जी का कंसेप्ट है कि भाई 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, विकासशील से जब हमारी जो है शताब्दी का जो हमारे स्वतंत्रता का है शताब्दी वर्ष होगा तो भारत जो है विकासशील के बजाय विकसित देश होना चाहिए। इस समय जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वो अगले 30 साल की जरूरतों को ध्यान में हो रहा है। तो सरकारों को उस समय आपकी जो आपकी 6 सरकारें चली जाएंगे तब तक, तो ये दूरदर्शी आप कार्यक्रम है, दल निरपेक्ष कार्यक्रम है, राष्ट्र के हित को देख करके भविष्य को देखते हुए आपका कार्यक्रम है, बहुत ही साहसिक है। अब मोदी जी का तो कंसेप्ट ही भव्य होता है कि जो कुछ भी हो भव्य हो, बड़े पैमाने पे हो, बड़े स्केल पे हो, तो उससे राष्ट्र का उत्साह भी बढ़ता है, लोगों का ध्यान भी जाता है, जन सहयोग भी मिलता है। निश्चित विशेषज्ञ भी जो है उन्होंने आपके जुटाए हैं कि स्टेशनों का अगर कायाकल्प हो रहा है तो क्या सुविधा हमारे लिए नई मिलेंगी, किस तरीके का बदलाव होगा? देखिए, सबसे पहले जब स्टेशन पे पैसेंजर आता है तो सबसे पहले अपने टिकट वगैरह के देखता है, टिकट कहाँ से लेना है, रिजर्वेशन कहाँ से लेना है। उसका हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम ऐसा है कि निर्देश दिए गए ये टिकट घर है, ये आरक्षण घर है, ये अनारक्षित टिकट मिलेंगे, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ शौचालय है, यहाँ प्रवेश है, ये सब तरह की। और गाड़ियों की सूचना, अभी मैंने देहरादून में जो बाहर एंट्रेंस होता है उससे पहले ही बोर्ड लगवाया है, वो मेरी उसमें था कि गाड़ियों की पोजीशन, कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से जाएगी। जब गाड़ी स्टेशन पे एंटर होने से पहले उसे सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी खड़ी है, कहाँ जाने वाली खड़ी है। तो इससे हमारे यात्रियों को भी सुविधा होगी और क्या कहते हैं, यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छा रविंद्र सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो परिवहन का परिदृश्य है उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा जब बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हम सिंपल तौर पर ये समझें कि हमारे लिए बहुत सुविधाएं होंगी, जो आज के रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे तो यात्रियों को सुविधाएं मिल पाएंगी। तो वो जो परिवहन है, जो यातायात है रेलवे का, वो कितना बदलता हुआ दिखाई देगा जब तमाम काम हो जाएंगे? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहले जो है सड़कों पर जाम लगता था, पेट्रोल डीजल वहीं खर्च होता था, वायु प्रदूषण होता था, समय खराब होता था। तो उसी को जो है चेंज करने की कोशिश है। सरकार की कोशिश है कि सामान्य व्यक्ति के लिए विकल्प अधिक से अधिक हों। वो रेल से जाना चाहे रेल से चला जाए, सड़क मार्ग से जाना चाहे सड़क मार्ग से चला जाए। वो जो चप्पल वाले हवाई यात्री वाली कंसेप्ट थी वो ये था कि उसे भी जो है आम आदमी के पहुंच में लाया जाए ताकि विकल्प आदमी के बढ़ जाए। दूसरे, अगर सार्वजनिक यातायात ठीक नहीं होगा तो फिर हर व्यक्ति कार लेके चलेगा, इतनी सड़कों पे जगह नहीं है, जाम फिर लगेंगे, कितनी आप चौड़ी सड़कें बना लीजिए। एक्सीडेंट्स होंगे क्योंकि इतने लोग अपना दिमाग लगाएंगे आगे निकलने के लिए, तो वो काबू करना बहुत मुश्किल है। तो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सार्वजनिक यातायात को सुलभ बनाना, सक्षम बनाना, दक्ष बनाना। तो उससे हमारी मोबिलिटी बढ़ेगी। माल परिवहन का जो है वो सबसे बड़ा साधन जो है आपका रेलवे ही है। तो उस सब की दृष्टि से तो ये है ही। दूसरे जो रीडेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये है कि रेलवे स्टेशनों को सामाजिकता का केंद्र बनाना, सिटी केंद्र बनाना। हाँ। अभी जो है अगला इसका जो है वो अब कॉन्सेप्ट है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। उस शहर का सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है रेलवे पे उपलब्ध होना चाहिए।
फिर जो वास्तु है वो स्थानीय होना चाहिए। राजस्थान का रेलवे स्टेशन देहरादून के स्टेशन से अलग होगा, हिमाचल के स्टेशन से अलग होगा, तो वो जो है एक वास्तुकला की दृष्टि से भी आपका अलग होगा। दूसरे जो इसमें आप जैसा जिक्र कर रहे थे सोनकर साहब, स्टेशनों को इस हिसाब से बनाया जा रहा है पैसेंजर फ्रेंडली, महिला फ्रेंडली, चिल्ड्रन फ्रेंडली, दिव्यांग फ्रेंडली, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली, ताकि उनके लिए भी जो है यात्रा उतनी सुविधाजनक हो जाए जितनी स्वस्थ और आपकी एक नौजवान के लिए होती है। तो लोकतंत्र में होना चाहिए और यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सोनू साहब, आधुनिकता का दौर है और आधुनिक बनाने की ही ये कोशिश की जा रही है। मैं उत्तराखंड पर आ जाता हूँ। उत्तराखंड में 11 स्टेशनों की ये रीडेवलपमेंट की जो सौगात मिल रही है और इसका जो बदलाव होगा, और खासतौर पर संस्कृति का ख्याल रखा गया है। और जब संस्कृति की बात आती है तो उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत से ही हमारे राज्य की पहचान है। यहाँ अभी जो रेलवे स्टेशन है उस पर किस तरीके से इन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया, और अब जो ये कायाकल्प होगा उसके बाद कितना बदलाव और राज्य के ये हित में होगा, और जो यात्री यहाँ आएंगे उनके लिए भी एक मैसेज और वो उस तरीके से समझ सकेंगे, यानी कि वो स्टेशन पर आया तो स्टेशन पर ही उत्तराखंड की बहुत सारी चीजें उनको दिखा दी जाएंगी। जी, देहरादून स्टेशन एक तो हेरिटेज बिल्डिंग में आ गया है। 1899 का देहरादून स्टेशन बना हुआ है। हाँ। तो इस बिल्डिंग को ज्यादा छेड़छाड़ ना करके आगे से इसका ऑफिसों का स्ट्रक्चर सारा बदला गया, दरवाजे खिड़की वगैरह ये चीजें बदली गई हैं, और विकलांगों के लिए अलग से क्या कहते हैं फुटपाथ बना दिया गया है, जिससे कि उन्हें आसानी से टिकट और रिजर्वेशन की सुविधा में जा सकें। और क्या कहते हैं अंदर से देखोगे आप स्टेशन बहुत बढ़िया लगेगा, और बाहर भी सर्कुलेटिंग एरिया भी बहुत अच्छा कर दिया है, साफ सुथरा रहता है। सफाई आउटसोर्स पर गई है तो सफाई वगैरह बहुत अच्छा है। और दिव्यांग जनों के लिए भी जो है एक स्टेशन पे एंटर होते ही उनके लिए वो उनकी लिपि में बना दिया है। और क्या कहते हैं एस्केलेटर और ये लिफ्ट वगैरह लगा दिए, तो इनसे जो है यात्रियों को जो है काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं देहरादून स्टेशन पे, और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। सारे डिस्प्ले बोर्ड हैं, और संस्कृति को देख के हमारे हरिद्वार में ज़्यादा चेंजेज है। हरिद्वार में धार्मिक पोस्टर चित्र वगैरह बनाए गए हैं। हमारे यहाँ स्टेशनों में ज़्यादा जगह नहीं है। खादी ग्राम उद्योग का एक हथकरघा का एक दुकान खोल दी है स्टेशन पे ही, जिससे कि हाथों से बने हुए खादी के जो है विक्रय हो सके। तो इस चीज़ों का ख्याल रखा गया है हमारे। बिल्कुल सर, जैसे आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो प्रोडक्ट है जो कि वो वहाँ पर स्टेशन पर उपलब्ध होगा, तो उसे सीधे तौर पर हमारी एक तो यहाँ की जो प्रोडक्ट है उनके बारे में, और साथ ही साथ इससे रोजगार से जुड़ेगा। अब ये जो अगर सुविधाएं तमाम मिलती हैं तो इसको आर्थिक लिहाज से अगर देखें उत्तराखंड में तो कितना ये सुगम हो जाएगा? देखिए हमारी कल्पना हुआ करती थी भी कर्णप्रिया तक रेल चलाइए। हाँ। तो पहले वो नारे तक थी, पॉलिटिकल नारा था, लेकिन इस सरकार ने वो संभव कर दिया है। अब हम जो है वो आपके कर्णप्रिया तक रेलवे बनते देख रहे हैं। असंभव कार्य संभव हो रहा है। उसमें आपकी 50 से ऊपर जो है आपकी सुरंग बन रही है, ताकि पहाड़ों को कम से कम काटना पड़े। और हमारे लिए ये अवसर है कि भाई तीर्थयात्री पर्यटक जो हैं वो सड़क मार्ग के बजाय रेलवे से भी आए, संख्या बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी। जो लोग सड़क मार्ग से जाने की साहस नहीं कर पाते थे, अब वो ट्रेन का जो है आपकी सुविधाजनक यात्रा कर पाएंगे। फिर अगला चरण ये है कि आपके रज्जू मार्ग भी बनेगी। वो हमारे लिए आपकी जो है चौथा आपके ट्रांसपोर्ट का आपके साधन होगा। उस दिशा में भी काम हो रहा है। तो उसमें हमारी संस्कृति का भी प्रदर्शन होगा। जब जो है वहाँ तक स्टेशन बन जाएंगे, ट्रेन शुरू हो जाएगी, यहाँ का प्रोडक्ट भी होगा, तो यहाँ के आपके लोकल लोगों को रोजगार भी बनेगा। बिल्कुल। जब हम देख रहे थे ऑल वेदर जो है वो रोड का जब प्रोजेक्शन हो रहा था, तो उस समय लग रहा था असंभव है, पहाड़ों में सड़क जो है इतनी चौड़ी। अब हम देख रहे हैं कि इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं कि उन सड़कों पे चलते हुए डर लगता है, क्योंकि जैसे ही सड़कें चौड़ी है लोगों की रफ्तार बढ़ गई है। तो धीरे धीरे लोग यूज टू होंगे उसके। तो अब विकास होता है तो जीवन में परिवर्तन तो आता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतनी कठिनाइयां सही हैं,
फिर भी गरिमा पे आपका जीवन जिया है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी को सुविधाएं मिलेंगी तो उनका जीवन सुलभ होगा और वो थोड़ा और जीवन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है सर। आपने खुद ही कह दिया कि जैसे ऑल वेदर रोड, तो उसके बाद हमने फिर उसको धरातल पर उतरते हुए देखा और आज गाड़ियां जो है वहां पर दौड़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं, हम लोग खुद उससे चल रहे हैं। इसी तरीके से जो अगर हम रेलवे स्टेशनों की बात करें अमृत स्टेशन योजना के तहत, तो इसमें जो काम जल्द से जल्द पूरा हो सके, इसको लेकर भी किस तरह की रणनीतियां होंगी सरकार के पास? से कैसे समझा जा सकता है कि अगर हमने किसी चीज को कर लिया है तो उसे बहुत जल्द हम उन सौगातों को धरातल पर उतार सकें? नहीं तो टाइम बाउंड जो है काम हो रहा है सरकार में। हाँ। देखिए 508 मैंने बताया कि पहले चरण में था, उसमें से आपकी जो है 2 साल में आपके 103 स्टेशन उन्हें आपके जो है लोकार्पण कर दिया। तो शुरुआत में दिक्कत होती है। हाँ। एक बार गाड़ी चल पड़े तो फिर जो है वो आपकी रफ्तार पकड़ लेती है गाड़ी। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो एक मुहावरा है टीदिंग प्रॉब्लम, तो वो हम सहन कर चुके। उसमें रॉक टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है। टनल बनाने का काम आपकी जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्पीड पे है। तो एक तो जो है वो भारत की या पूरी दुनिया की सबसे लंबी आपकी टनल आपके हमारे यहाँ, जिसका ब्रीथ थ्रू हो गया है। हाँ, हो गया है। तो दिक्कत कोई नहीं है। संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक बात है सर। सुनिए सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं और हमने इसी बीच देखा कि वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात दी और उससे भी जो है परिवहन आसान भी हुआ है और सुविधाजनक आरामदायक सफर मिल रहा है, और साथ ही अब स्टेशनों का भी कायाकल्प हो रहा है। तो ये जब तमाम चीज़ें हो रही हैं, आपने वो दौर भी देखा और जो बदलता हुआ दौर है, कितना फर्क आ गया है। और आने वाले वक्त में रेलवे, जैसे कि सर ने शुरुआत में कहा कि वो एक ऐसी सुविधा है जिससे आम व्यक्ति को जो है आसानी से वो चल सके, उसके बजट में हो वो, और उसी पर सरकार आज काम कर रही है। आप दौर की बात करते हैं तो दौर तो वो था जब एक स्टीम इंजन चला करते थे, कोयले वाले, पानी भरना, कोयले के धुआं होना और टाइम काफ़ी समय लेना गाड़ियों का। सिग्नल बत्ती वाले सिग्नल हुआ करते थे, आंधी तूफान हो जाते थे, घुस जाते थे और ट्रेनें कभी टाइम से नहीं पहुंचती थी क्योंकि उनकी इंजन की हॉलिंग पावर कम थी। तो बहुत समस्याएं थी। इंटरलॉकिंग हमारे यहाँ जो है मैनुअल काम हुआ करता था, केबिनें बनी हुई थी, लीवरों द्वारा काम हुआ था। काफ़ी दूर तक रॉड और तार के द्वारा जो है काम हुआ करता था। आज की परिस्थिति में रूट रिले इंटरलॉकिंग, SSI सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, ऐसी इंटरलॉकिंग आ गई हैं जिनकी वजह से जो है हमारी गाड़ियाँ ये केबिनें ख़त्म हो गई। शीघ्रता से सिग्नलों को डाउन करना, सिग्नल मल्टीपल एस्पेक्ट कर दिए हैं इलेक्ट्रिक के, जिससे कि दूर से ड्राइवर को दिखाई दे जाता है, तो उससे स्पीड भी बढ़ रही है, उसे कहाँ रुकना है सिग्नल इंडिकेशन देते हैं। तो सिग्नलों में तरक्की हुई। ट्रैक हमारे बहुत कमजोर थे, स्लीपर देखे होंगे, लकड़ी के स्लीपर थे पहले और फिर लोहे के हुए, अब कंक्रीट के स्लीपर है मजबूत, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी दौड़ाई जा सके। तो स्पीड बढ़ी है हमारी, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, गति और क्या कहते हैं तमाम तरह के कोचों में भी डिफरेंस आया है। अब पहले कोचों में जो है लकड़ी के पट्टों वाली सीटें हुआ करती थी, अब जर्नल में भी गद्दे वाली सीटें जो स्लीपर वाली मिलती है, ये फर्क आया। दूसरा जो है क्या कहते हैं लाइन कर लेने देने टाइम, पहले आपने देखा होगा रिंग टोकन सिस्टम चलता था, तो टोकन ड्राइवर पिकअप करता था चलती ट्रेन में, तो वो सिस्टम तो जो है बहुत पुराना, इतना समय लूज होता था गाड़ियों में कि बहुत ज्यादा। आज देखोगे तो ट्रेनें ऐसे दन के भाग रही, केवल सिग्नल के ऊपर ही आधारित है, वो खत्म हो गया। सिग्नल क्लियर लाइट हो गए और क्या कहते हैं जो बत्तियां बुझ जाती, आंधी तूफान से कोई खतरा नहीं है। अब जैसे ये गाड़ी चला दी है वंदे भारत, स्पीड बढ़ी है और इनकी ट्रेनों की कोचों की देखो पोजीशन, लंबे लंबे शीशे और खिड़कियां ऐसी, बाहर दूर से सारा नज़ारा देखो, आरामदायक सीट है। और क्या कहते हैं वो क्या बायो टॉयलेट, पहले देखा होगा लाइनों में ये तमाम गंदगी रहती थी, गाड़ी खड़ी हो जाती थी, गंदगी हो जाती थी, उससे सुविधा छुटकारा मिला है। इलेक्ट्रिक कोयले से धुआं प्रदूषण होता था, डीजल चले, अब डीजलों को भी खत्म करके इलेक्ट्रिक पावर चल रही हैं जिनसे कोई वो नहीं होता। अब जैसे कुछ शुरुआत में हमारे चले थे जनरेटर वाहन चलते हैं एसी को और ट्रेन को लाइटिंग के लिए, अब HOG पावर चला दी है
जिनकी हॉर्स पावर भी अच्छी है और खींचने की शक्ति, और इलेक्ट्रिक की सप्लाई भी वो देते हैं जिससे कि धुआं भी ना हो। सभी कोचों में ट्रेन की लाइटें जलाना, लाइटें और क्या कहते हैं एसी का सारा काम OHE से चलता है, तो प्रदूषण में भी जो है कमी आई है। दूसरा जो है पैसेंजर को आरामदायक सीट, और जो कोच LHV कोच हो गए तो उसमें जो है कोच भी हल्के हैं और सीटें भी ज्यादा हैं, यात्री ज्यादा से ज्यादा को रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी सुविधाएं कर दी है और पुराने टाइम से और अब में बहुत फर्क आ गया है, एक योग परिवर्तन हो गया है। हाँ, और उसी परिवर्तन के बाद अब जो सुविधाएं हैं और वहां पर जो तमाम चीजें उस पर भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वो जब परिवर्तन होगा तो उससे एक तो संस्कृति का भी ख्याल रखा जा रहा है, विरासत का भी ख्याल रखा जा रहा है और सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। सुविधाओं में देखिए, पहले हमारे स्टेशनों में केवल ओवरब्रिज था, अब एस्केलेटर बना दिए हैं। हमारे देहरादून में 2 एस्केलेटर हैं, 2 लिफ्ट हैं, और क्या कहते हैं विकलांगों के लिए रिजर्वेशन में देखा होगा अलग से एक पाथ बना दिया है। और क्या कहते हैं आपको असुविधा कोई नहीं होगी, हर जगह डिस्प्ले है कि कोई कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी है, कहाँ जाना है। और ज्यादा जब भीड़ हो जाती है तो हम उनसे क्या कहते हैं हेल्प डेस्क भी बैठा देते हैं कर्मचारी को, जो पब्लिक को जो है ज्यादा भीड़ होने पे उन्हें सहायता कर सके। यानी कुल मिला के बहुत सारे बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं, और अब जो कायाकल्प है वो स्टेशनों का भी हो रहा है, तो इससे निश्चित तौर पर बड़ा फायदा होगा। जी, इससे आमदनी बढ़ेगी देश की, लोगों को रोजगार मिलेगा। सफाई में देखो, पहले सफाई की बहुत शिकायतें थी, अब देहरादून में बिल्कुल भी शिकायतें निल हो गई हैं हमारी। कंप्लेन बुक देखिए कोई नहीं है, बल्कि चलते फिरते पैसेंजर लिखने नहीं कह जाते थे कि भाई साहब आपके स्टेशन की सफाई बहुत बढ़िया है, गाड़ियों में सफाई बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत फर्क हुआ है। ट्रेन वाशिंग लाइन में जो ट्रेनें जाती हैं आउटसोर्स पे सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया सफाई करते हैं, और उसके लिए अधिकारी हमारे डिप्यूट है। वाशिंग लाइन में अचानक भी सरप्राइज चेक करते हैं कि गाड़ियों की सफाई सही है, स्टेशनों का चेक करते हैं, स्टेशन पर भी आउटसोर्स चल रहा है कि सफाई ठीक है, तो सरप्राइज चेक करते हैं, पैसेंजरों से फीडबैक भी लिया जाता है। बिल्कुल, तो यानी यही चीज है जो बदलते भारत में रेलवे बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रविंद्र सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और उधर कुमाऊं की तरफ भी जो है उस पर भी प्रस्तावित है कि वहां पर भी ये जब सारी चीजें फंक्शनल हो जाएंगी और हम लोगों को मिल जाएंगी, उसके बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, यहाँ के संसाधन, कितना फर्क हमको देखने को मिलेगा? देख रहे कि जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो व्यवसाय भी बढ़ेंगे, लोगों के अवसर भी बढ़ेंगे। तो उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ही ये सारे प्रयास चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है जो ध्यान देने की है कि सरकार अगर राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है तो जनता को भी उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वंदे भारत ट्रेन के ऊपर जो एक डिजाइन के रूप में जो पथराव होता था, यस, और अभी भी चल रहा है, तो उससे लगता है कि कुछ लोगों को वो बात बढ़ते भारत की रफ्तार से कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है। जबकि तथ्य ये है कि 3 साल से ये काम चल रहा है। 2 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। उस समय देखिए जो स्टेशनों का जो आपने पूछा था सोनकर साहब से कि उनका चिन्हीकरण कैसे हुआ। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा 156 आपका रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है। दूसरे नंबर पर कौन सा प्रदेश है? महाराष्ट्र, 127 स्टेशन, वहाँ उस समय सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी की। तीसरे नंबर पे कौन है? बंगाल, जहाँ जो है आपकी जो है 94 आपके स्टेशनों का होना है। चौथे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु, 84। नहीं, ये 5वें नंबर पर था। चौथे में नंबर पर था बिहार, जहाँ आपके लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी। जब ये सरकार जो है राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर के राजनीति से ऊपर उठ करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो राजनीतिक दलों को भी, जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको भी, जो निहित स्वार्थ हैं उनको भी राष्ट्र को प्रथम मान करके काम करना चाहिए। तो उसी हिसाब से सोचना चाहिए, सब बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, सब रुकेंगे तो हमारे लिए भी कोई रास्ता बनता नहीं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर, एक संदेश के साथ। और साप्ताहिक संवाद में आपसे हमने अमृत स्टेशन योजना की बारीकियों को समझा है। सीताराम सोनकर जी, रविंद्र कौशिक जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।